नमस्कार। आज के इतिहास में आपका स्वागत है। मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं आज का इतिहास। इतिहास से अच्छा कोई शिक्षक दूसरा नहीं हो सकता। इतिहास में सिर्फ अपने आप में घटनाओं को नहीं समेटे होता, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज यानी 5 अप्रैल को देश दुनिया में क्या कुछ हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा। जानेंगे आज के दिन जन्मे खास व्यक्तियों के बारे में और बात करेंगे उनकी जो दुनिया से इस दिन विदा होकर चले गए। तो चलिए चलते हैं आज के इतिहास के सफर पर, जहां बात करेंगे दिव्या भारती के बारे में, जो बॉलीवुड के ग्लैमरस अभिनेत्रियों में से एक रही और इन्होंने आज ही के दिन यानी 5 अप्रैल 1993 को इस दुनिया को अलविदा कहा। पाँच अप्रैल 1993 को यानी आज ही के दिन दिव्या भारती का निधन हुआ था। दिव्या भारती एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी जिन्होंने मुख्य रूप से बॉलीवुड में काम किया था। दिव्या अपने समय की सबसे युवा अभिनेत्री थी क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में बेहद कम उम्र में अपना नाम बनाया था। दिव्या ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत तमिल और तेलुगु फिल्मों से की थी, जिन्होंने 1990 के शुरुआती दिनों में कई व्यावसायिक रूप से सफल हिंदी और तेलुगु भाषा फिल्मों में अभिनय किया था। वह बहुत ही कम समय में खुद को प्रमुख अभिनेत्री के रूप में स्थापित करने में कामयाब रही। बता दें कि दिव्या भारती का जन्म मुंबई में ओम प्रकाश भारती के घर में हुआ था, जो एक बीमा अधिकारी थे, और उनकी पत्नी का नाम मीता भारती था। दिव्या भारती अपने पिता की पहली शादी से हुई संतान थी। उन्हें और एक छोटा भाई कुणाल और एक छोटी बहन पूनम है। अपने शुरुआती वर्षों में दिव्या भारती अपने चुलबुले व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थी और सब लोग उन्हें गुड़िया कहते थे। दिव्या भारती ने बहुत छोटी उम्र में फिल्मों में करियर की शुरुआत की और 14 अप्रैल की उम्र में उनकी प्रयास शुरू हो गए। कई असफल प्रयासों के बाद उन्होंने 16 वर्ष की उम्र के सफल तेलुगु फिल्म बोबिली राजा से सन 1990 में की। शुरुआती समय में भारती को कम महत्व वाली भूमिकाएं दी जाती थी। फिल्मी सफर में उन्हें सफलता हिंदी फिल्म विश्वात्मा से मिली। इसी फिल्म के साथ समुंदर पार गाने से उन्हें एक अलग पहचान मिली। दिव्या भारती ने क्रमशः शोला और शबनम और दीवाना जैसे फिल्मों में शाहरुख खान, गोविंदा और ऋषि कपूर जैसे प्रशंसनीय अभिनेताओं के साथ सफलता हासिल की, जिसके बाद से सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उन्होंने 1992 और 93 के बीच 14 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, जिसका हिंदी सिनेमा में कभी ना टूटने वाला रिकॉर्ड बन गया। उनकी अंतिम पूरी की हुई फिल्में सह अभिनेता कमल सदानाह के साथ रंग और अभिनेता जैकी श्रॉफ के साथ शतरंज, जिन्हें दिव्या भारती के मृत्यु के बाद रिलीज किया गया। दिव्या भारती को अपने संपूर्ण करियर में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने खुद को ढूंढा और स्वयं का बॉलीवुड में एक सफल मुकाम बनाने में कामयाब भी रही, लेकिन 1993 में हुई उनकी रहस्यमयी मृत्यु ने उनका करियर भी समाप्त कर दिया। शोला और शबनम की शूटिंग में गोविंदा के माध्यम से दिव्या भारती की मुलाकात साजिद नाडियावाला से हुई और जल्द ही दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। 10 मई 1992 को दिव्या भारती ने नाडियावाला से शादी की। उन्होंने अपने विवाह के बाद इस्लाम धर्म को कबूल किया और उनका नाम दिव्या भारती से बदलकर सना नाडियावाला हो गया। 5 अप्रैल 1993 को लगभग रात के 11 बजे दिव्या भारती मुंबई के वारसोआ के अपने तुलसी अपार्टमेंट के 5वीं मंजिल की बालकनी से गिर गई।
उन्हें कपूर अस्पताल में एक आपातकालीन विभाग में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। मृत्यु के तत्काल कारण सिर के पीछे चोट और ज्यादा रक्तस्राव बताया गया, लेकिन मीडिया ने कई कारणों को परिचालित किया था, जिसमें शराब के प्रभाव में गिरने, किसी के द्वारा आत्महत्या और उनके पति का अंडरवर्ल्ड माफिया के साथ भागीदारी, यह बात का सदमा, ये सब शामिल है। तो अभी आपने जाना बॉलीवुड की बेहतरीन और खूबसूरत अदाकारा रही दिव्या भारती के बारे में, जिन्होंने आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कह दिया था। चलिए अब जानते हैं हुकुम सिंह के बारे में, जिनका जन्म 5 अप्रैल 1938 को हुआ था। हुकुम सिंह भारतीय राजनीतिज्ञ और 16वीं लोकसभा के सांसद थे। वे हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे। 2014 के चुनावों में वे उत्तर प्रदेश की कैराना सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर निर्वाचित हुए थे। कानून की पढ़ाई करने वाले हुकुम सिंह ने भारतीय सेना में अधिकृत अधिकारी के तौर पर काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने 1965 की पाकिस्तान संग लड़ाई में कैप्टन पद पर रहते हुए जिम्मेदारी भी निभाई। हम आपको बता दें कि हुकुम सिंह जी का जन्म शामली उत्तर प्रदेश के कैराना में 5 अप्रैल 1938 को हुआ था। भले ही आज पूर्व सांसद हुकुम सिंह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन राजनीति और संसदीय क्षेत्र के विकास की बात करें तो उनका नाम काफी सम्मान के साथ आज भी लिया जाता है। उत्तर प्रदेश से 7 बार विधायक भी रह चुके हुकुम सिंह सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी थे, साथ ही वे एक वकील भी थे। 1974 में कैराना निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था। कांग्रेस के सदस्य रहते हुए उन्होंने इस निर्वाचन क्षेत्र से जीत और हार दोनों का सामना किया। हालांकि 1996 में भाजपा में शामिल हुए और विधानसभा चुनाव लड़ा और कैरान निर्वाचन क्षेत्र के विधायक के रूप में पद पर बरकरार रखा। 1996, 2012 से 2014 में कैरान निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुने गए और साल 2014 में 2,36,828 वोटों के अंतर से नाहिद हसन को हराते हुए हुकुम सिंह ने 16वीं लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। 2012 में बसपा के अनवर हसन को कैराना में 19,543 वोटों से हराते हुए चुनाव जीता। 2007 राष्ट्रीय दल के अरशद को 8,500 वोटों से हराते हुए छठी बार कैराना विधानसभा क्षेत्र से जीत का स्वाद चखा था। 2002 सपा के राजेश्वर कुमार को 10,483 मतों के अंतर से हराकर 5वीं बार एमएलए बने थे। हुकुम सिंह ने युवाओं के लिए रोजगार, कृषि के क्षेत्र में बढ़ोतरी और गांवों का हर स्तर पर विकास, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया। जाटों के आरक्षण के लिए उन्होंने लड़ाई शुरू की और 1991 में गुरनाम सिंह आयोग का गठन किया। इसी के साथ सांस लेने में तकलीफ होने के कारण 3 फरवरी 2018 को हुकुम सिंह ने अपना दम तोड़ दिया। अभी हमने आपको बताया भारतीय राजनीतिज्ञ हुकुम सिंह के बारे में, जिनका आज के दिन जन्म हुआ था। आगे की कड़ी में हम आपको बताएंगे जगजीवन राम के बारे में, जिनका जन्म आज के दिन यानी 5 अप्रैल 1908 को हुआ था। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। इसी के साथ ये कुछ महान राजनीतिज्ञ जगजीवन राम के बारे में भी इसके आगे जानेंगे, लेकिन इससे पहले नजर डालिए इनके बारे में। 5
5 अप्रैल 1908 यानी आज ही के दिन जगजीवन राम का जन्म हुआ। ये आधुनिक भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष जिन्हें आदर से बाबूजी के नाम से संबोधित किया जाता था। लगभग 50 वर्षों के संसदीय जीवन में राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण और निष्ठा बेमिसाल है। उनका संपूर्ण जीवन राजनीतिक, सामाजिक सक्रियता और विशिष्ट उपलब्धियों से भरा हुआ था। सदियों से शोषण और उत्पीड़न, दलितों, मजदूरों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए जगजीवन राम द्वारा किए गए कानूनी प्रावधान ऐतिहासिक है। जगजीवन राम का ऐसा व्यक्तित्व था जिसने कभी भी अन्याय से समझौता नहीं किया और दलितों के सम्मान के लिए हमेशा संघर्षरत रहे। विद्यार्थी जीवन से ही उन्होंने अन्याय के प्रति आवाज उठाई। बाबू जगजीवन राम का भारत में संसदीय लोकतंत्र के विकास में महती योगदान है। हम आपको बता दें, एक दलित के घर में जन्म लेकर राष्ट्रीय राजनीति के क्षितिज पर छा जाने वाले बाबू जगजीवन राम का जन्म बिहार की उस धरती पर हुआ था जिसकी भारतीय इतिहास पर राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बाबू जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार में भोजपुर के चांदवा गांव में हुआ था। उनका नाम जगजीवन राम रखे जाने के पीछे प्रख्यात संत रविदास के एक दोहे प्रभुजी संगति शरण तिहारी जगजीवन राम मुरारी की प्रेरणा से थी। इसी दोहे से प्रेरणा लेकर उनके माता पिता ने अपने पुत्र का नाम जगजीवन राम रखा था। उनके पिता शोभा राम एक किसान थे जिन्होंने ब्रिटिश सेना में नौकरी भी की थी। जगजीवन राम महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी के लिए संघर्ष करने वाले दल में शामिल हुए। जब अंग्रेज अपनी पूरी ताकत के साथ आजादी के सपने को हमेशा के लिए कुचल देना चाहते थे। पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अंग्रेजों ने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। मुस्लिम लीग की कमान जिन्ना के हाथों में थी और वे अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बनी थी। वही हम आपको बता दें कि भारत की संसद को बाबू जगजीवन राम अपना दूसरा घर मानते थे। 1952 में उन्हें नेहरू जी ने संचार मंत्री बनाया। उस समय संचार मंत्रालय में ही विमानन विभाग भी था। उन्होंने निजी विमानन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया और गांवों में डाकखानों का नेटवर्क विकसित किया। बाद में नेहरू जी ने उन्हें रेल मंत्री बनाया। उस समय उन्होंने रेलवे के आधुनिकीकरण की बुनियाद डाली और रेलवे कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की। उन्हीं के प्रयास से आज रेलवे देश का सबसे बड़ा विभाग है। वे सासाराम क्षेत्र से 8 बार चुनकर संसद में आए और भिन्न भिन्न मंत्रालय के मंत्री के रूप में कार्य किया। वे 1952 से 1984 तक लगातार सांसद चुने गए। उन्हें पद की लालसा बिल्कुल भी ना थी। जब कामराज योजना आई तो उन्होंने संगठन का काम प्रारंभ किया। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद जब इंदिरा जी ने प्रधानमंत्री पद संभाला तो इंदिरा जी ने बाबूजी को अति कुशल प्रशासक के रूप में अपने साथ लिया। वह भारत के लिए बहुत कठिन दिन थे। आजादी के बाद जब पहली सरकार बनी तो वे उसमें कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल हुए और जब तानाशाही का विरोध करने का अवसर आया तो लोकशाही की स्थापना की लड़ाई में शामिल हो गए। 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय इन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी का साथ दिया तथा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। 1970 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और जनता दल में शामिल हो गए। सब जानते थे कि 6 फरवरी 1977 के दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल से दिया गया उनका इस्तीफा ही वह ताकत थी जिसने इमरजेंसी को खत्म किया। 6 जुलाई 1986 को 78 साल की उम्र में इस महान राजनीतिज्ञ का निधन हो गया।
बाबू जगजीवन राम को भारतीय समाज और राजनीति के दलित वर्ग के मसीहा के रूप में याद किया जाता है। वह स्वतंत्र भारत के उन गिने चुने नेताओं में थे जिन्होंने देश की राजनीति के साथ ही दलित समाज को भी नई दिशा प्रदान की। तो ये थे महान राजनीतिक जगजीवन राम, जिनके बारे में अभी हमने आपको बताया। ऐसे ही हर रोज के इतिहास से रूबरू कराते रहेंगे हम आपको। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।